Swayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 है, जिसका टाइटल है इनकोएट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध, प्रयत्न, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो इनकोएट अपराध हैं, इनकम्प्लीट अपराध हैं, उनको सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है अटेम्प्ट, दूसरा षड्यंत्र और तीसरा है अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। इसको स्क्रीन के माध्यम से आप स्क्रीन पर देखें। मैंने ऑफेंस को, अपराध को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ लिखा है पूर्ण अपराध, कंप्लीट ऑफेंस, दूसरा तरफ लिखा है इनकोएट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस। पूर्ण अपराध तब होता है जब किसी मानव के द्वारा दूषित आशय से दोषपूर्ण कार्य किया जाए और क्षति हो जाए, तो यह कंप्लीट अपराध, पूर्ण अपराध है। परंतु क्षति के बिना भी किया गया दोषपूर्ण कार्य अपराध होगा, इसे इनकोएट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध की संज्ञा दी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, अपराध के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। मानव के मस्तिष्क में दूषित आशय के अनुसरण में दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप क्षति का होना, इंजरी का होना आवश्यक है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि यदि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य से वांछित परिणाम न निकले, परंतु अटेम्प्ट कर दिया गया है और क्षति न भी हो, तो भी विधि विरुद्ध किया गया कार्य, दूषित आशय से विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध माना जाएगा, यद्यपि क्षति न हो, इंजरी न हो। ऐसे अपराधों को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और पहले आपराधिक विधि के अंतर्गत इनकोएट ऑफेंस, अपूर्ण अपराध की संज्ञा दी जाती है। अर्थात ये कंप्लीट नहीं है। पूर्ण अपराध तब होता है जब क्षति होती, परंतु क्षति के अभाव में भी ऐसे कार्यों को अपराध माना जाता है, इसीलिए इनको अपूर्ण अपराध कहते हैं। इनकोएट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस की संज्ञा दी जाती है। वह 3 हैं। पहला है आपराधिक अटेम्प्ट, दूसरा है अबेटमेंट, तीसरा है आपराधिक षड्यंत्र। अब इसको एक एक करके देखें कि ये 3 को इनकम्प्लीट, इनकोएट ऑफेंस क्यों कहा जाता है। पहला है अबेटमेंट। ये पहले भी IPC 1860 के अंतर्गत अबेटमेंट को IPC की धारा 107 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था कि अब अबेटमेंट दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। स्क्रीन पर आप देखेंगे, मैंने जैसा कि आपको ये समझाने का प्रयास किया इस स्लाइड के माध्यम से। तो अबेटमेंट 3 प्रकार से हो सकता है। एक उकसाने के द्वारा, बाय इंस्टिगेशन, दूसरा है बाय कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा है बाय एड, सहायता के द्वारा अबेटमेंट किया जा सकता है, दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। अब उकसाने के द्वारा बाय इंस्टिगेशन अबेटमेंट कैसे होगा, बाय कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट कैसे होगा, और सहायता के माध्यम से कोई व्यक्ति कैसे अपराध को सफल बना सकता है। इसके लिए 3 चीज़ें, उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और अबेटमेंट, इन 3 ही प्रकार से होता है। अब इसको दृष्टांत के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जो दृष्टांत दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए या अपराध घटित हो इससे लोभ करने के लिए प्रेरित करता है, वह उकसाने के द्वारा अपराध का अबेटमेंट करता है, अपराध का दुष्प्रेरण करता है। अर्थात जहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपराध न करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपराध कराता है या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है अपराध करने के लिए, और उस प्रेरणा स्वरूप, फलस्वरूप
प्रेरित व्यक्ति उस अपराध को कर दे तो न केवल प्रेरित व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी होगा, बल्कि जो प्रेरक है, जिसने मोटिवेट किया है, मोटिवेटर है, वह व्यक्ति भी उसी अपराध से दंडित, उसी अपराध के लिए उत्तरदायी होगा जो अपराध प्रेरक के द्वारा, जो अपराध मुख्य अपराधी के द्वारा किया गया है। अर्थात बहुत से ऐसे मामले आते हैं जब व्यक्ति स्वयं अपराध न करके किसी दूसरे के माध्यम से अपराध कराता है, तो ऐसी स्थिति में उस घटित अपराध के लिए न केवल रॉन्गडूअर को, न केवल अपराध करने वाले व्यक्ति को, बल्कि प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी, अबेटर को भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ज्वाइंट लायबिलिटी आपराधिक विधि के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को विकसित किया गया है कि यद्यपि एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सीधे उस अपराध को नहीं करता, परंतु अपराध करने में किसी न किसी रूप से वह सहायता पहुंचाता है, उकसाने के द्वारा या कॉन्स्पिरेसी करता, षड्यंत्र के द्वारा, और अपराध घटित हो जाए तो उस घटित अपराध के लिए मुख्य अपराधी जिस दंड से दंडित होगा उसी दंड से प्रेरक भी, मोटिवेटर भी, मोटिवेट करने वाला व्यक्ति भी उत्तरदायी होगा। इसी संयुक्त उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के कॉन्सेप्ट को, अबेटमेंट के कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया, जिससे कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति जो अबेटर है, जो उकसा रहा है, घटनास्थल पर यद्यपि मौजूद नहीं है, तो भी यदि किसी को उकसाने से, किसी को सहायता पहुंचा करके अपराध करता है तो उस व्यक्ति को भी संयुक्त रूप से उस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। अब एक व्यक्ति दूसरे को अपराध करने के लिए कैसे उकसा सकता है, इंस्टिगेट कर सकता है? बोले गए शब्दों के द्वारा, या तो ऐसे शब्द बोले जिस शब्द के प्रभाव में व्यक्ति आकर के अपराध कर दे, या ऐसा आचरण, ऐसा कंडक्ट के माध्यम से, या ऐसे जेस्चर, उकसावे, ऐसा उसको प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन के माध्यम से, भाव भंगिमा के माध्यम से अपराध करने के लिए अबेट करता है, प्रोवोक करता है, भड़काता है। उस प्रोवोकेशन में आकर के अगर वह अपराध कर दे तो वह अबेटमेंट माना जाएगा, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन माना जाएगा। उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध घटित होता है। उदाहरण के रूप में, इसको दृष्टांत के रूप में समझें, जैसे क ख को यह कहता है कि वह ग की हत्या कर दे। क के कहने पर ख ग की हत्या कर देता है। ख तो हत्यारा है ही है, ख इज मर्डरर, बिकॉज कि ख ने मर्डर किया है, परंतु ख के द्वारा जो किया गया मर्डर है वह क के कहने पर है। तो विधि, आपराधिक विधि ये कहती है कि क और ख दोनों हत्या के अपराध के लिए दोषी होंगे, और क भी उसी दंड का भागी होगा जो दंड ख को प्राप्त होगा। इसको ही आपराधिक विधि के अंतर्गत अबेटमेंट, दुष्प्रेरण और ज्वाइंट लायबिलिटी की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न यह है कि 3 स्थितियां हो सकती हैं जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध करने के लिए उकसाया जाए और उस उकसाहट में वह अपराध कर दिया जाए। एक दूसरा, उकसाने के परिणाम स्वरूप उकसाने वाले अपराध से, अबेटेड ऑफेंस से कोई भिन्न अपराध किया जाए तो क्या दायित्व होगा। और तीसरी स्थिति है कि यदि अबेटेड जो एक्ट है, यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया और उस उकसाहट में जो अपराध किया गया उससे भिन्न कोई अपराध कर दिया जाए, लेकिन जो घटित अपराध है, दूसरा जो भिन्न घटित अपराध है, वह अपराध इतना हाईली प्रोबेबल था, इतना एक दूसरे से कनेक्टेड था कि उकसाए गए अपराध के परिणाम स्वरूप ही वह दूसरा अन्य अपराध घटित होता है। तो यहाँ पर दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा, इसको अलग अलग करके समझने का प्रयास करेंगे। तो अब स्क्रीन पर देखें, मैंने जो लिखा है, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। किसके उकसाने का जो इंस्टिगेशन का वर्ड है वह हिंदी में बोले गए शब्दों के द्वारा या लोभ के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को उकसा सकता है। दृष्टांत के लिए मैंने इसको उदाहरण दिया है, क ख को कहता है कि वह ग की हत्या कर दे और ख ग की वास्तव में हत्या कर देता है। तो ख यहाँ पर क की क्या लायबिलिटी होगी? आपराधिक विधि के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि क यहाँ पर अबेटर है, क ने मोटिवेट किया है,
क के कहने पर ही ख ने ग की मृत्यु कारित की है, तो ख तो मर्डर कमिट किया ही किया है, क भी कानून ये कहता है कि जो क है अबेटर है, इंस्टिगेटर है, ए हैज इंस्टिगेटेड, क जो है उसको इंस्टिगेट किया है, उकसाया है, इसलिए ख ने उसको ग की मृत्यु कारित की है। तो क और ख, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाए कि क और ख किस अपराध के दोषी हैं, तो क और ख दोनों हत्या के अपराध के दोषी माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मुख्य अपराधी जिसने अपराध किया है वह तो अपराधी है ही है, जिसने उससे अपराध कराया, जिसने उसको प्रेरित किया है, वह भी कानून की नज़र में अपराधी है। क को भी यहाँ अपराधी माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण केस क्या है। महत्वपूर्ण केस इस पे क्वीन बनाम मोहिते का, स्क्रीन पर देखें। अब इस क्वीन बनाम मोहिते के केस में जहां पर भीड़ के द्वारा अगर एक स्त्री जो सती होने का प्रयास करती है, वह यह कहते हुए कि आज वह पति के वियोग में अपने आप को समाप्त कर लेगी और लकड़ी के ढेर पर सती होने का प्रयास करती है, वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ अगर यह कहती है कि राम राम सत्य है या सती माता की जय है, ऐसे शब्दावली का यदि प्रयोग किया जाता है तो भी कानून ये कहता है कि ऐसे बोले गए शब्द भी उकसाने की श्रेणी में आएंगे, और यदि वह आत्महत्या कर ले, अपने आप को सती कर ले, तो ऐसी भीड़ भी उस स्त्री की आत्महत्या को उकसाने के लिए दोषी मानी जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा भी बोले गए शब्दों के समर्थन से ही वो अपराध घटित हुआ है। कानून ऐसा मानती है। स्क्रीन पर तो मैंने इस केस को लिखा है क्वीन बनाम मोहिते। अब इस पर यदि मैं 3 केस का उल्लेख करना चाहूँ, एक तो यहाँ पर है तेज सिंह का केस है, तेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दूसरा केस इसमें दिया हुआ है राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तेज सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में तथ्य क्या है कि तेज सिंह को एक स्त्री को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए अभियोजित किया गया था। तेज सिंह और उसके सहयोगियों के द्वारा जब एक स्त्री सती होने का प्रयास कर रही थी, तो इन लोगों ने सती माता की जय जैसे शब्दों का उद्बोधन किया, और तत्पश्चात उस स्त्री के द्वारा उस कार्य को संपन्न किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि उस स्त्री के द्वारा सती होने के प्रयत्न में तेज सिंह और उसके सहयोगियों के द्वारा सती माता की जय है, सती माता की जय जैसे शब्दावलियों का बोला जाना, यह उस अपराध को करने में उकसाने की कैटेगरी में आएगा, इंस्टिगेट करने की कैटेगरी में आएगा, और उकसाने द्वारा उस स्त्री को आत्महत्या के लिए अबेट करना, दुष्प्रेरण करना के दोषी माने जाएंगे। और इसमें हाईकोर्ट के द्वारा ऐसे लोगों को उस स्त्री की आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। दूसरा केस राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इस वाद में राम कुमार एक कांस्टेबल है हिमाचल प्रदेश में। राम कुमार और उसका एक सहयोगी, राम कुमार हेड कांस्टेबल है, उसका एक सहयोगी कांस्टेबल एक 19 वर्षीय विवाहिता को उसके पति के साथ खींचकर थाने लाते हैं, और राम कुमार जो हेड कांस्टेबल है उस विवाहिता के साथ बलात्कार रेप कमिट करता है, और अभियुक्त राम कुमार का सहयोगी कांस्टेबल पुलिस थाने में उस पीड़िता के पति पर नज़र रखता है, पति को थाने में उस पुलिस स्टेशन में जाने से रोकता है। इस साक्ष्य के आधार पर जब ये चार्जशीट में ये मामला जब न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, FIR हुई होगी,
एफआईआर के पश्चात दोनों कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के विरुद्ध एफआईआर हुई कि रेप उस 19 वर्षीय विवाहिता के विरुद्ध रेप कमिट किया हेड कांस्टेबल ने पुलिस स्टेशन में, और दूसरा उसका सहयोगी कांस्टेबल ने उसके पति को रोके रखा। अब ऐसी स्थिति में जो हेड कांस्टेबल है वह रेप के लिए तो उत्तरदायी है ही है, साथ ही साथ जो उसका सहयोगी कांस्टेबल है वह किस अपराध का दोषी होगा? वह तो वास्तव में रेप नहीं कमिट किया, बल्कि उस पीड़िता के पति को थाने के भीतर जाने से, उस कमरे में जहां पर वो रेप कमिट हो रहा था उस कमरे में जाने से कांस्टेबल ने उसके पति को रोके रखा। तो उसने वास्तव में क्या अपराध किया? उसकी तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि उसने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया, केवल पति को वह थाने के बाहर रोके रखा। अब इन साक्ष्यों के आधार पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा भी यह निर्णित किया गया कि न केवल हेड कांस्टेबल उस महिला के रेप करने के लिए दोषी है, बल्कि उसका सहयोगी मित्र कांस्टेबल भी उस बलात्संग के घटित होने में, उस बलात्संग को सफल बनाने में सहयोगी के रूप में उसके पति को बाहर रखा, इसलिए वह अपराध सफल हो सका। इसलिए कांस्टेबल जो है उस बलात्संग के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि उसने, यद्यपि उसने उस अपराध को नहीं किया, परंतु उस अपराध को होने में सहायता पहुंचाई, इसलिए वह भी उसी दंड का भागी होगा। तो यह एक प्रकार से इस राम कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की केस में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहां पर एक व्यक्ति की उपस्थिति मात्र ही उस अपराध को सफल होने में उसकी उपस्थिति सहायक होती है, वह सहायता पहुंचाने के माध्यम से भी वह दोषी माना जाएगा। वह भी एडर है, वह भी हेल्पर है, क्योंकि उसने भी एड किया। उसका मात्र खड़े होना और एक व्यक्ति को प्रतिरोध करके, विरोध करके रोके रखना भी उस अपराध को करने में सहायता पहुंचाई है, इसलिए वह दोषी है। तो ये दो दृष्टांत हैं, जो दो महत्वपूर्ण केस हैं जिस केस के माध्यम से अबेटमेंट को समझा जा सकता है। कि तीसरा महत्वपूर्ण वाद इसमें है वह है प्रतिमा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का है। प्रतिमा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो मामला है उसमें अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता को अपनी बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अभियोजित किया गया था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए चार्जशीट आरोप पत्र से जो उपलब्ध साक्ष्य थे कि प्रतिमा दत्ता अपनी बहू को प्रायः दहेज कम लाने के लिए वह उसके ऊपर आरोप करती थी कि वह अपने पिता से दहेज कम लाई है। उसके पिता के द्वारा जो बातें की गई थी दहेज देने की, वह दहेज नहीं दिया गया, वह धनराशि नहीं दी गई, और यह प्रायः उस विवाहिता की सास के द्वारा अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता के द्वारा अपनी बहू के प्रति इस प्रकार के अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता के द्वारा अपनी बहू को यह भी कहा गया, कई बार ऐसे कथन किए गए कि वह यदि मर भी जाए तो इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। बार बार अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता के द्वारा अपनी बहू को मरने के लिए प्रेरित करना, दहेज कम लाने के लिए कहना, और एक दिन विवाहिता उसकी बहू ने अपने आत्महत्या कर लेती है। मृतका के माता पिता के द्वारा प्रतिमा दत्त के विरुद्ध उसकी मृतका के आत्महत्या के उकसाने के लिए एफआईआर किया गया, अभियोजन लाया गया कि उसके उकसाने पर ही, उसके कहने पर ही, बार बार कहने पर ही वह आत्महत्या के लिए मजबूर हुई। उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को, दहेज कम लाने के आरोपों से व्यथित होकर के ही उसने ऐसा कदम उठाया। साक्ष्य के माध्यम से भी जो चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, पुलिस ने भी उसमें पर्याप्त साक्ष्य पाए, गवाहों के बयान के आधार पर और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, कि अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता प्रायः उसे इस प्रकार के कथन करती थी, उस प्रकार के स्टेटमेंट देती थी
उसको भड़काती थी कि अगर वो मर भी जाएगी तो इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि क्या ऐसे शब्दों को उकसाने की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा जाए या नहीं रखा जाए। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहां पर एक स्त्री दूसरी स्त्री को इस प्रकार के कथन करती है जिससे आवेशित होकर के, जिसके प्रभाव में आकर के अगर वह कदम उठाती है, तो निश्चित रूप से यह मामले उकसाने की श्रेणी में आएंगे। प्रस्तुत मामले में चूंकि प्रतिमा दत्ता ने अपनी ही बहू को मरने के लिए कई अवसरों पर कई बार कह रखा था, इसलिए उसके कहने के प्रभाव में ही वह व्यथित होकर के अपनी आत्महत्या की होगी। इसलिए प्रतिमा दत्ता उकसाने के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की दोषी है और दोषित की जाती है। तो ये 3 ऐसे मामले हैं जहां पर कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों के द्वारा या बाई कंडक्ट, मौन स्वीकृति के द्वारा भी या आचरण के द्वारा भी वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसा सकता है। अब इस बोले गए शब्दों से या विधि के द्वारा अधिरोपित कर्तव्य से पीछे हटना भी अपराध को, जिससे कि अपराध सफल हो जाए, वहाँ पर वह व्यक्ति दुष्प्रेरक माना जाएगा, अबेटर माना जाएगा। इसको अन्य दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, इसको मैंने इस पर लिखा है। अब इसमें देखें, एक जगह मैंने लिखा है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अपराध है। इसको समझाने के लिए मैंने दृष्टांत, चूँकि ये जो कुछ चैप्टर हैं इसमें उदाहरण बहुत हैं, दृष्टांत बहुत है, दृष्टांत के माध्यम से ही धारा में लिखी गई बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। अबेटमेंट का अबेटमेंट कैसे अपराध होगा, इसको दृष्टांत से देखें। जैसे ख को कहता है कि वह ग से घ की हत्या करा दे, क ख को उकसा रहा है और कहता है कि वह ग से घ की हत्या कर दे। क ख को कहता है कि तुम ग को कहो और ग तुम्हारे कहने से ग तुम्हारी बात मानता है, ग घ की हत्या कर दे। तो ये जो दृष्टांत इसमें क ख को उकसा रहा है और ख जो है ग को उकसा रहा है। तत्पश्चात ग के द्वारा घ की मृत्यु कारित की जा रही है। तो एक के उकसाने पर दूसरा तीसरे को उकसा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ए तो अबेटर है ही है और बी भी अबेटर है, क भी अबेटर है, ख भी अबेटर है। और जो मेन ऑफेंडर है, मुख्य अपराधी कौन है यहाँ पर, ग है, क्योंकि ग ने घ की हत्या किया है। तो ग मुख्य अपराधी हो गया और क एंड ख जो है बोथ आर अबेटर, दोनों ने उकसाया है। क ने ख को उकसाया है, इंस्टिगेट किया है, ख ने ग को प्रोवोक किया है। ग ने घ की हत्या तब की जब उसको ख ने कहा और ख को किसने कहा, ख को क ने कहा। तो यह अबेटमेंट का अबेटमेंट भी क्राइम होगा। इसे इस दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरी तरफ मैंने उसी स्लाइड में आप देखें, स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि दुष्प्रेरण का दायित्व जो है वह दुष्प्रेरित व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर नहीं करता। दृष्टांत क्या है कि एक अवयस्क जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, बालक क को ख ग की हत्या के लिए कहता है। अब यहाँ पर ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि अबेटर की जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वह अबेटेड व्यक्ति के एज पर डिपेंड नहीं करती है। अर्थात दुष्प्रेरक का जो आपराधिक दायित्व है वह दुष्प्रेरित व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। कैसे? जैसे दुष्प्रेरित व्यक्ति अगर 7 वर्ष से कम आयु का बालक है और 7 वर्ष से कम आयु के बालक को अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यह गिलास में दूध है, दूध में तुम पॉइजन मिला करके मिस्टर एक्स के टेबल पर रख दो, और वह बालक को 7 वर्ष से कम आयु का बालक, उसको तो ये नहीं मालूम, गिलास को ले आकर के और वह उसके टेबल पर रख देता है और एक्स जो है नाम का व्यक्ति उस दूध का सेवन करता है और मृत्यु हो जाती है। चूंकि कानून ये कहता है कि जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है
कि वह अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता रखता है। परंतु जिसने ऐसा कार्य कराया है, जो क है, जिसने उस बालक को प्रेरित किया है कि वह उस एक्स के टेबल पर ले आकर के वह जहरीला दूध रखे और दूध सेवन से ग की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर क ने बालक ख को उकसाया है, अबेट किया है। तो क तो उस हत्या का दोषी है, चूंकि मर गया है ग, तो क उस हत्या का, क ही ग की मृत्यु का दोषी माना जाएगा। ख इसलिए नहीं होगा कि ख 7 वर्ष से कम आयु का बालक है और मानसिक अपरिपक्वता के कारण जो है उसे न्यायालय छोड़ देगी। तो कहने का तात्पर्य है कि दुष्प्रेरक का जो दायित्व है, अबेटर का जो दायित्व है, वह दुष्प्रेरित व्यक्ति की क्षमता पर, उसकी मानसिक क्षमता पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि अगर ऐसा प्रावधान कर दिया जाए तो कि दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरित व्यक्ति के क्षमता पर ही निर्भर करेगा। अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति का कार्य क्षम्य है तो दुष्प्रेरक का भी कार्य क्षम्य होगा। यदि ये प्रावधान कर दिया गया होता तो सारे हत्याएं, सारे अपराध जो है वह 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा ही अपराधी करवाता। और चूंकि कानून में 7 वर्ष के कम आयु के बालक को छूट है तो वह उसका लाभ लेता कि चूंकि ये लिखा हुआ है कि अक्षम व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य क्षम्य है और उससे जो काम कराएगा भी उसका भी कार्य क्षम्य होगा। तो कानून ये कहता है कि अक्षम व्यक्ति को जिसे प्रेरित किया गया, अगर वह मानसिक रूप से अक्षम है, मानसिक उसकी अक्षमता है और मानसिक अक्षमता के कारण वह अच्छे और बुरे में भेद करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी क्षमता पर दुष्प्रेरक का लायबिलिटी, दुष्प्रेरक का आपराधिक दायित्व निर्भर नहीं करता। दुष्प्रेरक तभी उत्तरदायी होगा। तो ये तो कुछ उदाहरण हो गए, जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से। नेक्स्ट देखें आप। अब एक जगह मैंने लिखा है कि दुष्प्रेरक उसी दंड से दंडित होगा जिससे मुख्य अपराधी। ये प्रायः कंफ्यूजन प्रश्न होता है। दुष्प्रेरक वह जो प्रेरित, जो मोटिवेट करता है, उसी दंड से दंडित होगा जिससे मुख्य अपराधी। अब इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने का दुष्प्रेरण, परंतु अपराध घटित न हो तो कारावास की अवधि क्या होगी? कारावास की अवधि 7 वर्ष होती है, 7 वर्ष। और यदि उपहत्य हो जाए, मैं इस स्क्रीन पर लिख दूं, और उपहत्य हो जाए तो मैक्सिमम 14 वर्ष होगा। अर्थात 2 चीजें हैं। एक तो जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, जिसमें सजा का प्रावधान मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो। परंतु उकसाने के बाद भी व्यक्ति अपराध करने से मना कर देता है, बोलता है कि उसकी इच्छा नहीं अपराध करने की, तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है वह अपराध किया या नहीं किया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कानून ये कहती है कि वह व्यक्ति अपराधी है जिसने अपराध करने के लिए उकसाया है। यद्यपि अपराध घटित नहीं हुआ, अपराध नहीं किया गया, व्यक्ति ने अपराध करने से मना कर दिया, फिर भी उकसाने वाला व्यक्ति कानून की नज़र में अपराधी है। एक बात। दूसरी बात, अब उससे सजा कितनी होगी, क्योंकि अपराध तो हुआ ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक्स वाई को कहता है कि तुम जेड की हत्या कर दो, लेकिन वाई कहता है कि मैं जेड की हत्या नहीं करूंगा, इनकार कर देता है, तो वाई तो वास्तव में दोषी नहीं है क्योंकि वाई ने मना कर दिया अपराध करने से। लेकिन एक्स की लायबिलिटी क्या होगी अपराध में? क्या एक्स अपराधी है या नहीं है? तो कानून कहता है कि एक्स निसंदेह रूप से अपराधी है। एक्स इज अबेटर, एक्स दुष्प्रेरक है। यदि अपराध हो गया होता तो एक्स तो उत्तरदायी होता ही होता उस अपराध के लिए जो अपराध घटित होता। लेकिन चूंकि अपराध घटित नहीं हुआ, अपराध करने से वाई ने मना कर दिया, तो इसको कितना कारावास दिया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न करे? कानून ने कहता है कि ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, यद्यपि अपराध घटित न हुआ हो। मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है। यदि उसके उकसाने में उपहत कारित कर दिया जाए, कोई शारीरिक क्षति कारित कर दिया जाए, तो दुष्प्रेरक को कितना कारावास होगा? वह 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
अर्थात उदाहरण के रूप में इसको दृष्टांत के रूप में समझें, एक्स वाई को जेड की हत्या के लिए उकसाता है। वाई उस उकसाने में एक्स के कहने पर वाई जेड पर हमला करता है और जेड पर हमला करने पर जेड की एक बांह जो है वह टूट जाती है, बांह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो वाई तो जेड पर हमला किया है तो वाई तो दोषी है ही, लेकिन एक्स के किस अपराध का दोषी होगा? कानून ये कहता है कि एक्स को अधिकतम 14 साल की सजा हो सकती है, एक्स को भी, और वाई को सजा तो होगी 14 साल की। तो अर्थात जहां पर ऐसे अपराध करने के लिए उकसाया गया हो जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, हत्या जो मर्डर है, मर्डर में सजा है वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। तो जहां मर्डर के लिए उकसाया गया है परंतु मर्डर न हो पाया, केवल मात्र शारीरिक क्षति हो गई हो, वहां पर अधिकतम पनिशमेंट 14 वर्ष का है। यदि अपराध उकसाने में अपराध घटित हो जाए, मर्डर वास्तव में मर जाए व्यक्ति, तो वह तो हत्यारा माना जाएगा। जो हत्या किया हुआ तो हत्यारा है ही है, और जिसने हत्या करने के लिए उकसाया है कानून कहती को भी हत्यारा है। दोनों ज्वाइंटली जो है उसके लिए उत्तरदायी होंगे, और दोनों को सजा क्या होगी? दोनों को एक ही सजा होगी। इसमें निसंदेह छात्रों में कभी कभी यह भ्रम की स्थिति होती है कि जो मुख्य हत्यारा है वह हत्या का दोषी होगा या जो केवल उकसाया हत्या करने के लिए, अभी तो उकसाने वाला भी हत्या का ही दोषी होगा और उतना ही दंड भागी होगा जितना कि मुख्य अपराधी को दंड प्राप्त होगा। तो एक बात तो अबेटमेंट में यह हो गया कि उसी दंड से दुष्प्रेरक भी उसी दंड से दंडित होगा जो मुख्य अपराधी जिस दंड से दंडित होगा। नेक्स्ट देखें, अब षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण। मैंने बताया कि अबेटमेंट जो दुष्प्रेरण का अपराध वह 3 प्रकार से है: उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, सहायता के द्वारा। तब दूसरा जो इसका है वह षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। पहले षड्यंत्र को समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी क्या है। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है कि आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण। आपराधिक षड्यंत्र, अपराध का किया जाना आवश्यक है। आपराधिक षड्यंत्र किसे कहते हैं? 2 व्यक्तियों का कोई अवैध कार्य करने हेतु सहमत होना ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, 2 व्यक्तियों का अवैध कार्य करने की सहमति मात्र ही अपराध माना जाता है। अपराध हो या न हो, दैट इज इमैटीरियल, वह मतलब महत्वहीन है। उदाहरण के तौर पर 2 व्यक्ति क और ख आपस में ग की हत्या के लिए सहमत होते हैं। टेलीफोन पर अगर कन्वर्सेशन है, उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और वह टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पुलिस के हाथे लग जाता है, सर्विलांस पर है, पुलिस के पास ऐसा साक्ष्य आता है कि क और ख आपस में बात करते हुए सुने जाते हैं कि कल ग को मार दिया जाएगा। अब यहाँ पुलिस हस्तक्षेप करती है और जिससे कि ग की मृत्यु टल जाती है। क और ख का मात्र उस अपराध करने की सहमति ही आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है। षड्यंत्र के द्वारा अपराध दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। अब इसको दृष्टांत, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, मैंने केवल इतना ही बताया कि 2 व्यक्तियों का आपस में अवैध कार्य करने के लिए सहमत होना ही यह षड्यंत्र कहलाता है और अपराध घटित हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखें, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय एडिंग। सहायता के द्वारा अपराध कब माना जाएगा, इसको दृष्टांत के माध्यम से मैंने इस स्क्रीन पर बताने का प्रयास किया। जैसे दृष्टांत देखें, अ ब को कहता है कि वह स को मारे, वहीं खड़ा हुआ द ब के हाथ में चाकू पकड़ा देता है। अब ये जो चाकू का पकड़ाया जाना है, ब के हाथ में चाकू का पकड़ाया जाना, वो हेल्प कर रहा है, ही इज हेल्पिंग। अर्थात वह चाकू से उसकी मृत्यु कारित नहीं हुई होती यदि द ब के हाथ में चाकू नहीं पकड़ाता। तो अब इस दृष्टांत के माध्यम से यदि समझने का प्रयास किया जाए तो अ को क्या कहेंगे यहाँ पर? अ जो है ब को कहता है कि वह स को मारे,
तो अ जो है उकसाने के द्वारा, ये कहा जाएगा कि अ जो है उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करता है, और द जो है वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करता है। एक ही प्रॉब्लम में, एक ही समस्या में इसके दो कंपोनेंट हैं। क्या? जहाँ पर कि ए बी को कहता है कि वह सी को मारे, और वहीं पर द खड़ा हुआ है डी, वह ब के हाथ में चाकू पकड़ा देता है। तो हाथ में बी के द्वारा चाकू का पकड़ाया जाना, यह मदद है, हेल्प करना, सहायता कर रहा है। तो यह अपराध में सहायता कर रहा है, और ये चूंकि ब को कह रहा है तो उसको इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। अर्थात ये जो है उकसाने के द्वारा हत्या का दोषी है, और द जो है वह चाकू पकड़ाकर मदद के माध्यम से, हेल्प करने के, उस अपराध को करने में सहायता पहुंचा करके अपराधी है। तो प्रश्न है कि दोनों को दंड क्या मिलेगा, पनिशमेंट क्या मिलेगा? यहाँ पर तीनों अ, ब और द, तीनों व्यक्ति स की हत्या के अपराध के दोषी होंगे। ब ने तो चूंकि हत्या किया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो हत्यारा है, उसको दंड मिलेगा ही। लेकिन प्रश्न यहाँ पे डाउट होता है अ और द को क्या होगा। द ने तो केवल मात्र चाकू पकड़ाया ब के हाथ में, तो चाकू पकड़ाने मात्र से उसको अपराधी मान लिया जाए? कानून कहती है उसका चाकू पकड़ाया जाना ही कानून ये कहती है कि उसकी हत्या नहीं हुई होती, मृत्यु नहीं हुई होती, मृत्यु का कारण ही चाकू है, और चाकू जिसने भी पकड़ाया है वह भी उसी अपराध का दोषी है। तो इसलिए इस समस्या में, इस प्रॉब्लम में, इस दृष्टांत में दोनों व्यक्ति, जो इंस्टिगेट किया है और जो हेल्पर है जिसने एड सहायता पहुंचाई, ये दोनों उस घटित अपराध के लिए संयुक्त रूप से उसी दंड से दंडित होंगे जिससे कि मुख्य अपराधी, अर्थात अ, ब और द, तीनों स की हत्या के लिए समान दंड से दंडित होंगे। ये बिल्कुल। अब इसको और दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसमें केस, महत्वपूर्ण केस क्या है, मैंने एक तरफ लिखा हुआ है। केस का नाम है फयाज हुसैन बनाम सम्राट। फयाज हुसैन बनाम सम्राट। किसी व्यक्ति को अपना घर पुलिस को यह जानते हुए देना कि पुलिस अपराधी को यातना देगी, टॉर्चर करेगी, और दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि विवाह के मामले में यह जानते हुए कि व्यक्ति विवाहित है उसके पुनः विवाह में मदद करना। यह दोनों मामले अबेटमेंट की कैटेगरी में आएंगे। फयाज हुसैन बनाम सम्राट के मामले में क्या निर्णित हुआ? फयाज हुसैन इस वाद में एक मकान मालिक अपना मकान पुलिस अधिकारी को यह जानते हुए दिया कि पुलिस उस मकान का प्रयोग उस अपराधी को टॉर्चर करने के लिए करेंगे। यहाँ पर पुलिस तो दोषी होगा, अगर पुलिस टॉर्चर करती है, यातना देती है, तो पुलिस तो दोषी है ही दोषी। जो व्यक्ति अपना स्थान मुहैया करा रहा है, जो व्यक्ति अपना घर उसको उपलब्ध करा रहा है, वह भी मददगार माना जाएगा, हेल्पर माना जाएगा, और वह भी ही इज़ एन ऑफेंडर, वह भी एक अपराधी है। किस रूप में? उस अपराध को हेल्प किया है, सहायता पहुंचाई है अपना मकान दे करके या अपना उस स्थान को उपलब्ध करा के। दूसरा, इसी तरह से जहाँ पर बाइगेमी के मामले आते हैं, दुर्विवाह के मामले आते हैं, यदि दुर्विवाह के मामले में, बाइगेमी के भी मामले में, जहाँ पर कोई पृष्ठ है, जहाँ पर कोई पुरोहित है, या जानते हुए कि उसने पहले ही इस व्यक्ति का, अपने किसी एक व्यक्ति का विवाह कराया है, और पुनः वही पुरोहित उस व्यक्ति का दोबारा विवाह कराता है और वहाँ पर उपस्थित होता है। अगर ये न्यायालय में साक्ष्य साबित हो जाए कि पहले विवाह में भी वह सम्मिलित था, दूसरे विवाह में भी वह सम्मिलित है, तो वह व्यक्ति भी, और उस विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्ति जो पहले विवाह में सम्मिलित हैं, हेडर के रूप में, हेल्पर के रूप में माने जाएंगे। यह जानते हुए कि यह व्यक्ति पूर्व में विवाहित है, और जानते हुए दूसरे विवाह में उपस्थित होना उसको परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उस अपराध को करने में समर्थन प्रदान कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आपराधिक विधि ये कहती है कि हेल्प के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति हेल्प कर रहा अपराधी की या अपराध करने में, किसी प्रकार से उसको एड दे रहा है, तो वो भी इंस्टिगेटर है, वो भी मोटिवेटर है, वो भी प्रेरक है, दुष्प्रेरक है, उसको भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब इसके अतिरिक्त अबेटमेंट में जो समस्याएं प्रायः परीक्षा में पूछी जाती हैं, वह 3 ऐसे मामले हैं जहां पर संदेह और गलती की संभावना छात्रों में प्रायः देखने को मिलती है। उसे दृष्टांत के माध्यम से इस रूप में समझें, जैसे अबेटमेंट किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया जाए और वह अपराध करने से मना कर दे, तो यहाँ पर उकसाने वाला व्यक्ति अपराधी है, कानून कहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने अपराध करने से मना कर दिया है वह क्षम्य है उसको। दूसरा, जिस अपराध के लिए उकसाया गया है, यदि वह वांछित फल प्राप्त न हो तो भी दुष्प्रेरक और जो रॉन्ग डूअर है, जिसने अपराध किया है, दोनों समान दंड से दंडित होंगे। तीसरा, जहां पर दुष्प्रेरक ने कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया है, उकसाया है, उससे भिन्न अपराध किया जाए तो दुष्प्रेरक उस भिन्न अपराध के लिए, घटित अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि एक व्यक्ति ख को आग लगाने के लिए कहता है कि वह ग के घर में आग लगा दे। अब ख घ के घर में आग लगाता है, परंतु आग लगाने में वह वहाँ पर उसके जेवरात, उसके ज्वेलरी, उसके पैसे को लूट लेता है, मतलब लूट लेता है। प्रश्न ये है कि यदि ये साक्ष्य न्यायालय में साबित हो जाए कि क ने केवल ख को केवल आग लगाने के लिए बोला था, घर में आगजनी के लिए, जिससे कि वह एक मैसेज दे, दोबारा वह उसका विरोध कहीं ना करे, तो आगजनी के लिए उत्तरदायी तो होगा, लेकिन लूट के लिए दुष्प्रेरक उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि लूट जो है के लिए उसने उसको उकसाया नहीं था। ऐसे ही जहां पर एक व्यक्ति को ख को ग के घर में चोरी करने के लिए कहता है कि वह उसके घर में चोरी करे और सारी उसकी ज्वेलरी उठा लाए। अब ख उसके कहने पर चोरी करने जाता है घर में, और चोरी करने के दौरान वह वहाँ पर आग लगा दे, तो आग जो है यह भिन्न, उससे अबेटेड एक्ट से भिन्न कार्य है, दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न कार्य के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। दुष्प्रेरक केवल चोरी के उकसाने के लिए ही दोषी होगा, आगजनी के लिए नहीं, क्योंकि उसने आगजनी के लिए उसको उकसाया नहीं था। अन्य कोई भी विरोध करने पर अगर उसको प्रहार कर दे, हत्या कर दे, तो उस घटित हत्या के लिए दुष्प्रेरक उत्तरदायी नहीं होगा। दुष्प्रेरक केवल अपने द्वारा उकसाए गए, अपने द्वारा दुष्प्रेरित कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, अन्य कार्य के लिए नहीं। ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरा दृष्टांत यह है कि दुष्प्रेरित कार्य और घटित अपराध दोनों इतने कनेक्टेड हों कि दोनों को अलग न किया जा सके, और घटित कार्य भी, घटित अपराध भी दुष्प्रेरित अपराध का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो, संभावित परिणाम है, तो दुष्प्रेरक न केवल अपने द्वारा दुष्प्रेरित अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, बल्कि दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर है। टेक्निकल इसलिए है कि अभी ठीक इसके पहले मैंने बताया कि दुष्प्रेरक अपने द्वारा दुष्प्रेरित कार्य के लिए उत्तरदायी होगा, भिन्न अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके बाद जो मैं बता रहा हूं कि दुष्प्रेरक अपने द्वारा दुष्प्रेरित कार्य के लिए उत्तरदायी होगा ही होगा, और घटित भिन्न अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा, यदि घटित अपराध दुष्प्रेरित कार्य का ही असंभावी परिणाम है। इंटरकनेक्टेड अगर वह एक्ट है, तो दुष्प्रेरित कार्य और उसके परिणाम स्वरूप घटित उससे भिन्न अपराध के लिए भी दुष्प्रेरक उत्तरदायी होगा। कुछ ऐसे अपराध होते हैं
जिस अपराध को करने के लिए अगर एक व्यक्ति दुष्प्रेरित करे और उसके दुष्प्रेरणा में अगर कोई दूसरा अपराध घटित हो जाए तो घटित अपराध भी पहले के घटित अपराध भी दुष्प्रेरित अपराध का ही परिणाम माना जाता है। तो कानून ये कहती है कि वहाँ पर दुष्प्रेरक न केवल अपने द्वारा कहे गए उकसाए गए अपराध के लिए दोषी होगा बल्कि घटित अपराध के लिए भी वह उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, अगर दुष्प्रेरक किसी व्यक्ति को उकसा रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है कि वह लूट करे, वह बैंक में लूट करे। अब इस उकसाने में वह व्यक्ति बैंक में लूट करने जाता है। उकसाने वाला व्यक्ति जो अबेटर है, केवल अबेटर जो है वह लूट के लिए उकसाया है, परंतु कैशियर बैंक में जाने पर कैशियर के द्वारा विरोध प्रतिरोध करने पर जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है वह कैशियर की हत्या कर देता है, मृत्युकायित कर देता है। यहाँ हत्या के लिए तो दुष्प्रेरण नहीं किया गया था, केवल लूट के लिए उसने उकसाया था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या दुष्प्रेरक केवल लूट के लिए उत्तरदायी होगा या कैशियर की हत्या के लिए भी वो उत्तरदायी माना जाएगा। कानून ये कहती है कि दुष्प्रेरक जो है न केवल लूट के लिए उत्तरदायी होगा बल्कि कैशियर की हत्या के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा, क्योंकि लूट जैसे अपराध हैं, लूट जो है एक विभत्स बड़ा अपराध है और लूट के दौरान, रॉबरी के दौरान हत्या का होना अवश्यंभावी है, क्योंकि लूट ऐसा गंभीर अपराध है कि उसमें विरोध प्रतिरोध करने पर मृत्यु की आशंका सदैव बनी रहती है। इसलिए यद्यपि लूट के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, परंतु यदि वहाँ हत्या हुई है तो दुष्प्रेरक लूट के साथ साथ उस सभी अपराधों के लिए उत्तरदायी होगा जो लूट से भिन्न और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में अपराध घटित हुआ है। परंतु चोरी के लिए अगर उकसाया गया है और वहाँ हत्या कर देता है तो चोरी और हत्या में बहुत डिफरेंस है, दोनों में रिमोटनेस है। दोनों क्योंकि चोरी के अपराध में मृत्यु की संभावना नहीं बनी रहती, लूट के अपराध में, डकैती के अपराध में मृत्यु की संभावना बनी रहती है, आगजनी के अपराध में मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है कि जिस जगह स्थान में आग लगेगी, आगजनी होगी, वहाँ पर कोई व्यक्ति मर सकता है। तो इस प्रकार के दृष्टांत को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर दुष्प्रेरित कार्य और घटित अपराध इतने इंटरकनेक्टेड हों कि दोनों को पृथक न किया जा सके और घटित अपराध दुष्प्रेरित अपराध का अवश्यंभावी परिणाम हो कि वह घटेगा ही घटेगा, तो निश्चित रूप से दुष्प्रेरक घटित अपराध के लिए भी और दुष्प्रेरित अपने द्वारा उकसाए गए अपराध दोनों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये अबेटर की लायबिलिटी है, दुष्प्रेरक का दायित्व है। इसको मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया। अब इसमें तीसरा जो है वह अटेम्प्ट का है, प्रयत्न का है। 3 मैंने आपको बताए थे, इनक्वेट ऑफेंस, अटेम्प्ट, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र और अबेटमेंट। अटेम्प्ट को मैंने विस्तार से भी एक अपराध के चरण के अंतर्गत बताया था। अटेम्प्ट को भी अपूर्ण अपराध मानते हैं, इनक्वेट अपराध अपूर्ण अपराध, इनकम्प्लीट अपराध मानते हैं, क्योंकि इसमें वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए अटेम्प्ट को भी अपूर्ण अपराध की श्रेणी में माना जाता है और प्रत्येक आपराधिक प्रयत्न दंडनीय बनाया गया है। अटेम्प्ट के अंतर्गत, दुष्प्रेरण के अंतर्गत और षड्यंत्र के अंतर्गत तीनों में जो एक सिमिलरिटी है, समानता है कि तीनों में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो भी वह अपराधी माने जाते हैं और अपराध के लिए अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यद्यपि क्षति न हो, इंजरी न भी हो, तो भी हम अपराधी मानते हैं। अब अबेटमेंट के अंतर्गत, दुष्प्रेरण के अंतर्गत एक स्थिति आती है कि जब अबेटमेंट में ऐसे कार्य करने के लिए व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरित किया जाए जो मात्र कारावास से दंडनीय है। अर्थात कुछ ऐसे अपराध हैं जो अपराध को 2 भागों में अगर हम बांटें, मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय, और वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि वे सभी अपराध जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय हैं, उनको
उन अपराधों को करने के लिए अगर प्रेरित किया जाए, उकसाया जाए और वे अपराध न किए जाएं उकसाहट में, तो सजा का प्रावधान तो भी दुष्प्रेरक 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। दूसरी जो कैटेगरी है कि वे अपराध जिसमें मात्र कारावास का प्रावधान हो, उन अपराधों को करने के लिए यदि उकसाया जाए और वे अपराध न किए जाएं, तो पनिशमेंट, दंड कितना होगा। उस ऐसी स्थिति में पनिशमेंट उस अपराध के लिए जिसमें मात्र कारावास का प्रावधान हो और उकसाहट में, उकसाने में अपराध न किया जाए, तो भी दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए प्रावधानित कारावास के 1/4 कारावास से दंडित होगा। उदाहरण के तौर पर चोरी का अपराध, चोरी के अपराध में अधिकतम सजा 3 वर्ष की है। यदि क के द्वारा ख को चोरी करने के लिए उकसाया जाए कि ख ग के घर में चोरी करे, ख ऐसा करने से मना कर देता है, ख कहता वह चोरी नहीं करेगा, तो भी क यहाँ पर अपराधी है और क को कारावास होगा, क को दंड मिलेगा। आपराधिक विधि के अंतर्गत क ने ख को उकसाया है, भले ही ख चोरी करने से मना कर दे, तो भी क उस ख को चोरी करने के, उकसाने के लिए दोषी होगा। अब प्रश्न है कि पनिशमेंट कितना मिलेगा। पनिशमेंट उस चोरी के अपराध के लिए प्रावधानित कारावास का 1/4 क को दिया जाएगा। चोरी के अपराध के लिए जो थेफ्ट का अपराध है, मैक्सिमम पनिशमेंट उसके लिए 3 वर्ष है। अगर उकसाहट में चोरी कर दी गई होती तब तो ख को और क दोनों को 3 वर्ष तक के लिए कारावास हो सकता है, लेकिन ख ने मना कर दिया। अब प्रश्न होता है कि यह दुष्गृत कार्य करने के लिए उकसा रहा है, क उकसा रहा है, तो क को कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो 3 वर्ष का 1/4 हो गया, 36 माह का 1/4 अर्थात 9 महीने। 9 महीने का कारावास फिर भी दुष्प्रेरक को दिया जा सकेगा। न्यायालय के समक्ष अगर साबित हो गया कि दुष्प्रेरक क ने ख को उकसाया था चोरी करने के लिए और ख ने मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय तो भी क को अधिकतम 9 महीने की सजा दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे दृष्टांत हैं और पनिशमेंट के प्रावधान हैं जो अबेटमेंट के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसको अबेटर और अबेटर की लायबिलिटी। अब ये तो हो गया अबेटमेंट, 3 प्रकार से मैंने बताया। अबेटर कौन है? अबेटर स्वाभाविक है, ये तो हमने बताया अबेटमेंट, एक्ट ऑफ अबेटमेंट। और दूसरा है अबेटर कौन है, दुष्प्रेरक कौन है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए उकसाता है, ही इज अबेटर। इंस्टिगेटर, जो हेल्प कर रहा है, जो अपराध करने के लिए में सहायता पहुंचा रहा है, वह अबेटर है। जो षड्यंत्र कर रहा है वह अबेटर है। तो अबेटर को भी परिभाषित किया गया है, अबेटर की लायबिलिटी को भी डिसाइड किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसा रहा है वह दुष्प्रेरक है, षड्यंत्र कर रहा है वह भी दुष्प्रेरक है, सहायता पहुंचा रहा है वह भी दुष्प्रेरक है। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक के द्वारा दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए, ये पहला बिंदु है। अर्थात जब यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक के द्वारा दुष्प्रेरित कार्य किया जाए तो भी दुष्प्रेरक उत्तरदायी होगा। मैंने ठीक पहले दूसरा, अपने द्वारा उकसाए गए, अपने द्वारा किए गए दुष्प्रेरित कार्य के लिए ही उत्तरदायी होता है, अन्य अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन इसका अपवाद भी है कि दुष्प्रेरक अपने द्वारा उत्तरदायी होगा भी और अन्य अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा। प्रेरित अपराध से इतना संलग्न हो, सटा हुआ जा सके और भिन्न दूसरा घटित अपराध दुष्प्रेरित अपराध परिणाम हो। तीसरी स्थिति है स्थल पर उपस्थित हो, वह कहीं बहुत दूर होकर के भी, 500 किलोमीटर दूर होकर के भी उसको षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करके अपराध करने के लिए या सहायता के माध्यम से
उसको धन उपलब्ध करा के, अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करा करके अपराध करने के लिए सहायता पहुंचा सकता है। तो दुष्प्रेरक की दो स्थितियां हो सकती हैं। एक, घटना स्थल से दूर होकर के, दोनों स्थितियों में वह अपराध कर सकता है। जहां पर घटना स्थल पर उपस्थित होता है, घटना के अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें दुष्प्रेरक का दायित्व की आईपीसी की धारा 114 में प्रावधान किया गया था कि पर उपस्थित हो और अपराध करने के लिए स्वयं या प्रेरित करे तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। दुष्प्रेरक जो है वह घटनास्थल पर उपस्थित होकर के अपराध करने में सहायता पहुंचा सकता है। इस पर आपको इनक्वेट ऑफेंस में अपूर्ण अपराधों को आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया। पहला है आपराधिक प्रयत्न, दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र और तीसरा है अबेटमेंट। अपराध हैं, अपूर्ण क्यों है इसको मैंने विस्तार से बताया। पूर्ण केस क्या है, वाद क्या है, ये भी मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। गिल्टी क्या है, आपराधिक विधि के अंतर्गत किया, और षड्यंत्र के माध्यम से यदि अपराध कारित किया की क्या जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी, के लिए क्या प्रावधान, क्या कितना दंड दिया जा सकता है, इसको मैंने विस्तार भाग मैंने घटित अपराध के लिए जहां होता है अपराध कर दिया जाए तो उस अपराध के लिए प्रावधानित जो भी पनिशमेंट होगा उस पनिशमेंट से दंडित होगा अपराध करने वाला भी और इंस्टिगेटर भी, अबेटर भी, ये भी मैंने बताया। और यदि जहां पर अपराध न किया जाए वहां पर उसकी क्या लायबिलिटी होगी, इसको भी ये विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी छात्र अपूर्ण अपराध के विषय में लाभान्वित होंगे। इनक्वेट ऑफेंस क्या है, लायबिलिटी इसके अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, अंग्रेजी केस क्या है, इंग्लिश लॉ इस पर क्या है, इसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया। प्रायः परीक्षाओं में दृष्टांत ही पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं कि उसी दृष्टांत के आधार पर क ख या उसके दुष्प्रेरक की आपराधिक दायित्व की विवेचना करने के लिए परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो इन व्याख्यान के साथ मैं समझता हूँ कि अपूर्ण अपराध आप सभी के लिए सारगर्भित होगा। निश्चित रूप से यदि आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता दिलाएगी, निश्चित रूप से। थैंक यू, धन्यवाद।